हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारसैनी और मैं आप सभी का हमारे चैनल ईजी में स्वागत करता हूं। बहुत बार हमने हॉस्पिटल में पेशेंट फाइल में एक छोटी सी रिपोर्ट देखी होती है जिसे कहते हैं एबीजी रिपोर्ट। लेकिन क्या होती है ये एबीजी रिपोर्टिंग और इसका इस्तेमाल किस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे एबीजी टेस्टिंग के बारे में। एबीजी और एट्रियल ब्लड गैस, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ब्लड के अंदर कुछ गैसेस को इस टेस्ट से एनालाइज किया जाता है। इस टेस्ट की मदद से हम हमारे लंग्स और किडनी के फंक्शन को चेक कर सकते हैं। बेसिकली बात करें तो गैसेस एक्सचेंज की, हमारे लंग्स हैं वो क्या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या फिर जो हमारे लंग्स हैं वो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसके अलावा हम हमारी बॉडी का एसिड और बेस स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इस टेस्ट की मदद से। नॉर्मल ब्लड टेस्टिंग के लिए जो सैंपलिंग होती है वो हमारी एल्बो की सिफेलिक वेन से ली जाती है, लेकिन एबीजी के केस में ऐसा नहीं है। एबीजी टेस्टिंग के लिए हमें ऑक्सीजन की एक्यूरेट अमाउंट का पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आर्टरी में से हमारा सैंपल लेते हैं। बेसिकली हम एबीजी में रेडियल आर्टरी से सैंपलिंग लेते हैं। आर्टरी इसलिए दोस्तों क्योंकि आर्टरीज जो होती है उसमें हमारी बॉडी का ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीडेटेड ब्लड। सिर्फ एक आर्टरी को छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, उसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी ऑक्सीडेटेड ब्लड को ही कैरी आउट करती हैं। और इस तरह हमें इस सैंपल की मदद से हमारी ब्लड का ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की वैल्यूज का पता चलता है, और इसी के साथ हम हमारे ब्लड का पीएच लेवल यानी कि ब्लड की एसिडिटी को चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एबीजी टेस्टिंग से हमें कौन कौन सी वैल्यूज का पता चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच वैल्यू का। पीएच वैल्यू हमें बताती है हमारे ब्लड का एसिड नेचर और बेस नेचर के बारे में। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से लेकर 7.45। अगर 7.35 से कम है तो उससे को हम कहेंगे एसिडिक नेचर का, अगर ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे बेसिक नेचर का। सेकेंड वैल्यू है हमारी PaO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 75 से लेकर 100 तक। तीसरी वैल्यू है हमारी PaCO2 जिसकी नॉर्मल अमाउंट होती है 35 से 45 के बीच में। फिर है हमारी चौथी वैल्यू जिसका नाम है HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से लेके 26 के बीच में। और फिर आखिरी में आता है हमारा SO2 यानी कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो होनी चाहिए हमारी 94 से लेके 100% तक। अब इन वैल्यूज की मदद से हम कैसे एबीजी की रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये एसिडिक नेचर का होता है। अगर हमारी बॉडी में एसिड या बेस की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाए या घट जाए तो उसके कारण हमें काफ़ी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं और बहुत से हमारे जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमारे ब्लड का पीएच लेवल नॉर्मल लेवल में ही रहना चाहिए। इसलिए जब भी एसिडिक या बेसिक नेचर हमारी बॉडी का बढ़ता है तो लंग्स और किडनी वहां पर काम करती हैं। वो हमारी बॉडी का एक तरह से बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। हम हमारी बॉडी में लंग्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक नेचर से डिनोट करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम हमारी बॉडी में किडनी को यानी कि बाइकार्बोनेट HCO3 को डोनेट करते हैं बेसिक नेचर से, और इन्हीं की मदद से हम एसिड और बेस का बैलेंस बना सकते हैं। अब एबीजी रिपोर्ट को एनालाइज कैसे करें, सिर्फ 3 स्टेप में। सबसे पहले हम देखेंगे पीएच वैल्यू को, दूसरे नंबर पर PaCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरे में आती है हमारी HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट। इन्हीं तीनों वैल्यूज की मदद से हम किसी भी एबीजी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। एबीजी रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमारी पीएच की वैल्यू है 7.26, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है 50 और हमारे बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 की वैल्यू है 24। अब हम इसे एनालाइज करेंगे सिर्फ 3 स्टेप के अंदर। सबसे पहले स्टेप पे हम बात करेंगे पीएच वैल्यू की। अगर हमारा पीएच की वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम है तो उसको हम बोलेंगे एसिडोसिस, अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम एल्केलोसिस। यहाँ पर हमारी पीएच की वैल्यू है सिर्फ 7.26 यानी कि ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो ये होगा एसिड नेचर का यानी कि एसिडोसिस। जैसे मैंने पहले बात की थी कि रेस्पिरेटरी कंडीशन को हम डिनोट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और किडनी की प्रॉब्लम्स को यानी कि हमारे बाइकार्बोनेट को हम डिनोट करते हैं मेटाबॉलिक के साथ। अब दूसरे स्टेप में हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारी जो कंडीशन है वो रेस्पिरेटरी कंडीशन है या फिर मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रो मेथड का, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। यानी कि अगर हमारी पीएच की वैल्यू बढ़ रही है और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम हो रही है, जो कि एक रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है,
तो इसका मतलब ये है कि दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, तो ये होगी हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशन। वहीं दूसरी ओर अगर हमारी पीएच की वैल्यू बढ़ रही है और साथ में हमारे बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी बढ़ रही है, कि बाइकार्बोनेट को हम डिनोट करते हैं हमारे मेटाबॉलिक से, यानी कि मेटाबॉलिक इक्वल, एक साथ बढ़ रहे हैं, पीएच भी बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक भी बढ़ रहे हैं, बाइकार्बोनेट बढ़ रहे हैं हमारे, तो वो होगी हमारी मेटाबॉलिक कंडीशन। यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी ऑपोजिट तब होगा, यानी कि रेस्पिरेटरी कंडीशन तब आएगी जब हमारी पीएच की नॉर्मल वैल्यू कम या ज़्यादा, अगर ज़्यादा हो रही है तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू को कम होना पड़ेगा, अगर पीएच की वैल्यू कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर ऐसी इक्वेशन हमें मिलती है तो उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशन। वही दूसरी ओर मेटाबॉलिक इक्वल, यानी कि अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है और हमारे बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी बढ़ रही है अपनी नॉर्मल रेंज से, तो वो होगी हमारी मेटाबॉलिक इक्वेशन। अगर पीएच की वैल्यू कम हो रही है और मेटाबॉलिक यानी कि हमारे बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी कम हो रही है, तो वो होंगे हमारे मेटाबॉलिक इक्वेशन। हमारी एग्जाम्पल वाली इक्वेशन में हमारा पीएच की वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम है और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू है उसकी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, यानी कि ये होगी हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशन। और अब ये बन गई हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब तीसरे और आखिरी स्टेप में हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो कंपनसेट कर रही है या नहीं कर रही, यानी कि वो फुली कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है या बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं कर रही। कंपनसेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि ये हमारी जो इक्वेशन यहाँ पे आ रही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी को बाइकार्बोनेट को कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको अपन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा वैल्यू में बेसिस को निकालना पड़ेगा, तभी हमारी इक्वेशन कंपनसेट करेगी। फुल्ली कंपनसेट तब करेगी जब हमारा पीएच भी नॉर्मल रेंज में होगा, जैसे इस इक्वेशन में हमारी नॉर्मल रेंज में नहीं है, नॉर्मल रेंज से कम है। तो इस इक्वेशन में जब आप देखेंगे तो हमारा पीएच की वैल्यू कम है, रेस्पिरेटरी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी ज़्यादा है, जिसके कारण ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके लिए अब हमारे बेस को बढ़ना होगा, लेकिन जो हमारे बाइकार्बोनेट हैं वो हमारी नॉर्मल वैल्यू में है, क्योंकि वो 24 आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये कंपनसेट नहीं कर रही, इसलिए इसे हम कहेंगे अनकंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारी पीएच की वैल्यू है 7.42, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वैल्यू है 28 और जो हमारा बाइकार्बोनेट है उसकी वैल्यू आ रही है 18। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा पीएच है वो नॉर्मल वैल्यू में तो है, लेकिन अगर हम देखें ध्यान से वो 7.4 यानी कि 7.42 है, तो वो बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एल्किलोसिस स्टेट, यानी कि हमारा पीएच ज़्यादा है। वहीं अगर हम देखें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो उसकी वैल्यू कम है नॉर्मल रेंज से, तो फिर से ये होगी हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशन, यानी कि ये हुआ रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। वहीं अगर हम देखें हमारा बाइकार्बोनेट तो वो अपनी नॉर्मल रेंज से भी काफ़ी कम है, तो अगर हम इसके कंपनसेशन की बात करें तो ये फुली कंपनसेट कर रहा है। कैसे कर रहा है कि हमारा जो पीएच है वो भी नॉर्मल रेंज में आ रहा है, ऊपर से ये कंडीशन थी हमारी रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, यानी कि बॉडी हमारा ज़्यादा बेस बना रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट को कम अपनी नॉर्मल वैल्यू से भी कम आना पड़ेगा, तो वो 18 आ रहा है, यानी कि वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी हमारी फुल्ली कंपनसेटरी कंडीशन, यानी कि फुल्ली कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम एबीजी की वैल्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे उनकी कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, और कोई डाउट रह गया हो तो हम अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।